हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं ध्रुव गुप्ता। आज बात करूंगा 10 दिसंबर 10 दिसंबर की बात करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज यहाँ पर जो भी हमारी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट खबरें हैं उसकी बात करेंगे। कावासाकी रोग। अभी तक कावासाकी तो आपने बाइक का नाम सुना होगा, लेकिन एक रोग भी है और ये रोग की पुष्टि भारत में की गई है। एक हास्य कलाकार है, उनके द्वारा उनके बेटे को हो गया है। तो यहाँ पर कावासाकी रोग के बारे में बात करेंगे। मरखोर क्या होता है उसके बारे में देखिए। निकोबारी नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अंडमान निकोबारी की जनजाति है, लोग हैं, लेकिन कौन है इनके बारे में प्रॉपर पता करेंगे। सीमा सुरक्षा बल, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इनका 60वां स्थापना दिवस समारोह था। कहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है, क्या इंपोर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। लास्ट में होगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत के लिए क्यों इतना चर्चा में है, तो यहाँ पर हम उसको भी समझने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ऑल एग्जाम्स, मल्टीपल्स एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इस ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, साथ में पीडीएफ वगैरह और वीडियो भी मिल जाती है। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। बाकी की आज हमारी जो पहली खबर है मोस्ट इंपोर्टेंट, कावासाकी डिसीज, कावासाकी रोग क्या होता है इसके बारे में देखें। और आप चित्र में देख पा रहे होगे कावासाकी रोग के थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हास्य कलाकार हैं मुनवर फारूकी, इनके पुत्र को ही हो चुका है और उन्हें खुद बताया हुआ है। चर्चा में है कि हाल ही में हास्य कलाकार मुनवर फारूकी ने अपने जीवन के उस कठिन दौर के बारे में बताया है जब उनके छोटे बेटे को कावासाकी रोग का पता चला था। ध्यान रखिएगा। और कावासाकी रोग आप देख सकते हो, मुंह में चिकत्ते हैं, हाथ में वैसे हैं, लिप्स और ओंठ उनके वैसे हो गए हैं, मतलब जीभ। और ये जननांग में भी आप कुछ देख सकते हो, तो स्वेलिंग वगैरह है या फिर कुछ धब्बे हैं। तो इन फोटो के माध्यम से समझ सकते हो, समझते हैं। लेकिन कावासाकी रोग के बारे में क्या होता है, तो कावासाकी एक सिंड्रोम है। ध्यान रखिएगा क्या है, एक सिंड्रोम है जो कि म्यूकोक्यूटिनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है। हालांकि एक सिंड्रोम होता है, यह एक दुर्लभ बीमारी है। कैसी, एक अजीब बीमारी है जो कि मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बुखार और रक्त वाहिकाओं के सूजन के कारण बनती है। मतलब 5 साल से कम का अगर बच्चा होता है उसमें ये बुखार या रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उनमें सूजन के कारण ये बीमारी की जो कावासाकी बीमारी है वो बनने लगती है। इस बीमारी का सबसे पहले कहां पर, जापान में टामोसाकू कावासाकी ने 1967 में वर्णन किया था। और इन्हीं के नाम पर इसको कावासाकी रोग या डिसीज कहने लगे हैं। जापान के बाहर अगर पहला मामला की बात की जाए तो 1976 में 1976 में हवाई में रिपोर्ट किया गया था। हवाई क्या है, एक टापू है, हवाई द्वीप नाम सुना होगा आपने, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं वहीं पर। हवाई में इसको रिपोर्ट किया गया था। कावासाकी रोग का कारण है अज्ञात, मतलब कि इसका कोई कारण नहीं है, अज्ञात कारण है अभी तक। हालांकि सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत में इसके मामले जो हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में मामले देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ जापान में ही देखने को मिलते हैं। भारत में भी अगर आपने आस पड़ोस में किसी को देखा होगा तो कावासाकी रोग आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटो के माध्यम से थोड़ा सा आप गौर करके देखोगे अगर अच्छे से, तो आप ऐसे सोच पाओगे कि हाँ ये रोग तो मैंने देखे हैं। लेकिन वो रोग जो होते हैं वो कम लक्षण वाले होते हैं या फिर बहुत ज्यादा वृहद नहीं होते हैं, छोटे सूक्ष्म रूप में होते हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जब ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने लगते हैं। तो ये बाद में समझ में भी आते हैं, शुरुआत में समझ में भी नहीं आते। तो सर्दियों के अंत में और बसंत ऋतु की शुरुआत में इसके मामले जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। यह बच्चों में होने वाले अधिग्रहित जो हृदय रोग से सबसे ज्यादा होते हैं वो सामान्य रूपों में से एक है। इस स्थिति के कारण जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो हमारा सिस्टम होता है, रक्त वाहिकाओं पर क्या करता है, वो आक्रमण करता है, हमला करने लगता है, जिससे उनके जो क्या होती है वो सूजन आ जाती है। अब सीधी सी बात है, अगर रक्त वाहिकाओं पर कोई हमला करेगा, आक्रमण करेगा, तो क्या होगा, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, डैमेज होगी। तो क्या होगा, सूजन वगैरह आने लगती है। यह कोरोनरी धमनियों को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं साइंस के किसी भी एग्जाम में, तो ध्यान रखिए क्या करता है, जो कोरोनरी धमनियां होती है ना उसको यह प्रभावित करने, डैमेज करने लगता है और हृदय की मांसपेशियों तक रक्त ले जाती है, और जिसको कहते हैं लिम्फ नोड, त्वचा, मुंह के, बच्चे के मुंह, नाक, गले में समस्या भी पैदा करने लगता है। तो हृदय की मांसपेशियों तक की जो रक्त ले जाती हैं वहां पर ये जो कोरोनर धमनियां होती हैं उसको प्रभावित करता है। साथ में नोड मतलब लिप्स, त्वचा, बच्चे के मुंह, नाक, गले इत्यादि को ये समस्या पैदा करने लगता है और वहां पे देखने को मिलने लगता है कि ये कुछ ना कुछ रोग के लक्षण है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इसके लक्षण देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर बाद में देखने को मिलने लगते हैं। कावासाकी रोग के लक्षण की बात करें तो 2 चरणों में इसको लक्षण को देखा जाता है।
पहला लक्षण है 5 दिनों से अधिक समय तक रहने वाला तेज बुखार, इसमें पहला लक्षण होता है। दूसरा है बिना स्राव के लाल आंखें, मतलब कि बिना, मतलब जैसे अपन क्या करते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं या नहीं जाते हैं तो रात भर पढ़ते हैं या फिर जागते रहते हैं, मूवी वगैरह देखते रहते हैं तो आंखें लाल सी होने लगती हैं। लेकिन कावासाकी रोग के कारण क्या होता है, तेज बुखार आने के साथ साथ आंखें भी लाल होने लगती हैं। सफेद सफेद शरीर पर क्या होता है, दाने आने लगते हैं, छोटे 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 छोटे, अक्सर छाती और कमर के क्षेत्र में यहाँ पर दाने जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी लालिमा के साथ हाथ और पैरों में क्या होती है, सूजन देखने को मिलने लगती है। अब ऐसे मत सोचने लगना कि हमारी तो फैमिली में किसी को भी हाथ पैर सूज जाते हैं तो हो सकता है उनको, ऐसा नहीं होता है ना। इन सबके लक्षणों का एक पूरी डिटेल है। ये सभी लक्षण जब मैच करते हैं तभी कावासाकी, और डॉक्टर भी इसकी पुष्टि करता है भाई इसको है या और कोई बीमारी है ना, ये भी होता है। पांचवा लक्षण है कि लाल फटे ओंठ और सूजी हुई लाल जीभ, यहाँ पर ये भी होता है। विशेष रूप से गर्दन की तरफ सूजी हुई लिम्फ जो नोड होती है वहां पर ये देखने को मिलता है। अब इसकी अगर उपचार की बात करें भाई, तो उपचार की अगर बात करें तो कावासाकी रोग जो आमतौर पर अस्पताल में इम्यूनो ग्लोबिन जो IVIG होता है, एंटीबॉडी अंतःशिरा खुराक के साथ इलाज किया जाता है इसका। हालांकि इसका इलाज है लेकिन बहुत व्यापक पैमाने पर इसका इलाज नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, लेकिन इलाज तो हो जाता है। उपचार का लक्ष्य क्या है, बुखार को कम करना, सूजन में कमी का लाना और हृदय क्षति को रोकना, ये इसके उपचार है। अगर देखा जाए वैसे प्रॉपर अगर कावासाकी कोई उपचार है, एक शब्द में है कि इसका उपचार प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करता है, तेज बुखार आ रहा है तो भैया बुखार की दवाई देगा, अब बुखार के साथ साथ सूजन आ रही है तो स्वेलिंग की भी दवाई दे देगा, अब हृदय क्षति, अगर हृदय में कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी भी थोड़ा बहुत दे ही देगा। तो इन सभी चीजों को मिलाकर उसको कावासाकी रोग को रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इतनी सारी मेडिसिन खाओगे, एंटीबॉडी लोगे, तो कहीं ना कहीं चीजें तो रोकी जाती हैं। तो कावासाकी रोग के बारे में अब उम्मीद है समझ पाओगे। इसका पहला मामला कहाँ देखने को मिलेगा, जापान में, उसके बाद हवाई द्वीप पे, इसीलिए कावासाकी का नाम दिया गया है। खैर, आज चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हमारा ऐप का नाम नट लर्निंग ऐप है, जिसे आप लोग डाउनलोड इसको कर लिया होगा, नहीं कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर लिखा है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको करंट अफेयर सेक्शन में जाओगे, PDF हो, वीडियो, सारी चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। खैर, आज की हमारी दूसरी खबर है मरखोर। अब ये मरखोर क्या होता है, फोटो में देख पा रहे होगे भाई, मरखोर है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, समझते हैं। हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बोनियार के नूरखा गांव में सर्पिल आकार की सींगों वाला जंगली बकरा मरखोर दुर्लभ रूप से इसको देखा गया और उसी को कहा जाता है मरखोर। ध्यान रखें, क्या कहा जाता है, खोर कहा जाता है। और कहां देखा गया है, जम्मू कश्मीर में देखा गया है, उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के बोनियार के नूरखा गांव में। ये पूरा इतना बड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ भी एग्जाम में आ जाए, है ना। तो बोनियार के नूरखा गांव में सर्पिल आकार का सींगों वाला जंगली बकरा होता है, इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मरखोर कहते हैं। ठीक है, मरखोर के बारे में समझें तो बोविडे परिवार से संबंधित है और एक बड़ा जंगली बकरा है। यह अपने घने फर, लहराती दाढ़ी और कारक स्क्रू सींगों के लिए जाना जाता है। जैसे इसके सींग देख रहे हो ना, है ना, ये देखो सींग, इसकी दाढ़ी देखो कैसी लहरा रही है ना, बाबा टाइप की। तो ये दाढ़ी के लिए और सींगों के लिए इसको खास तौर से जाना जाता है। यह एक दिनचर जानवर है, मुख्य रूप से सुबह और देर दोपहर में एक्टिव मोड में रहता है। ये सुबह के टाइम पे और देर दोपहर में एक्टिव मोड में रहता है, मतलब कि दिनचर है। अगर बात करें ये कहाँ पर देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, तो ये पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और तजाकिस्तान के नम से लेकर अर्ध शुष्क जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है। एक तरीके से अगर आप मैप रख के बैठो तो यहाँ पर ऐसे भारत से चलो, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और क्या है, उज्बेकिस्तान, उसके नीचे क्या है, तुर्कमेनिस्तान, और उसके ऊपर क्या है, तजाकिस्तान। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी जो देश हैं वो एक दूसरे से टच सीमा करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ये अर्धशुष्क पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर में मरखोर की जो आबादी है वो शोपिया, बनिहाल दर्रे और पूंछ में काजीनांग उरी और पीर पंजाल में रेंज के शमसबारी क्षेत्र में इसको पाया जाता है। मतलब कि शोपिया कहाँ है, बनिहाल दर्रे और जो पीर पंजाल रेंज है वहां पर इसको देखने को मिलती है। मरखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखिएगा, और जहां पर इसे स्क्रू हॉर्न या स्क्री हॉर्न बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब आप लोग ध्यान रखोगे, पाकिस्तान के नाम ले लिया ना इसलिए। अगर हम इसकी संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN की, है ना, रेड डाटा बुक निकलता है, उसमें ये संकटग्रस्त प्रजाति में इसको रखा गया है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको डाला गया है, और सिटीज की बात करें तो परिशिष्ट 1 में इसको डाला गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खासतौर से IUCN को संकटग्रस्त में इसको रखा गया है मणिपुर। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है, निकोबारी कौन है। अब ये निकोबारी आप देख सकते हो 2 फोटो के माध्यम से है ना, निकोबारी, और ये जो प्रजाति यहाँ पर देखने को मिल जाती है निकोबार, क्या है और क्यों इंपोर्टेंट आ गई है। तो निकोबारी पर एक नए आनुवंशिक शोध ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ऑस्ट्रो एशियाई आबादी के साथ एक महत्वपूर्ण पैतृक संबंध का खुलासा किया हुआ है। एक नई आनुवंशिक शोध हुई है। आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं इन लोगों पर, जहां पर देखा गया है कि साउथ और साउथ ईस्ट में, कहां पर, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ऑस्ट्रो जो एशियाई है उनकी आबादी के साथ एक पैतृक संबंध का खुलासा इनको किया गया है। निकोबारी के बारे में समझे तो निकोबारी एक सामान्य सा शब्द है, ऐसा कोई इंपोर्टेंट शब्द नहीं है, निकोबारी सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बाहरी लोग निकोबार द्वीप समूह की अधिकांश भाग में निवास करने वाले स्वदेशी समुदाय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि क्या किया जाता है, निकोबारी एक सामान्य शब्द है। निकोबारी द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट से लगभग 1200 किलोमीटर की दूर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह हिस्सा है। निकोबार द्वीप की बात करें तो 1841 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में बनता है और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हिस्सा है। निकोबार के 24 द्वीपों में से 12 लोग रहते हैं। निकोबार के 24 द्वीपों में से 12 पर लोग रहते हैं। मतलब कि निकोबार में क्या है, 24 द्वीप है टोटल, लेकिन जिसमें से 12 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, बाकी 12 द्वीप खाली है। ठीक है। निकोबार की बात करें, दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति परिसर से संबंधित है और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलते हैं। कौन सी, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलते हैं। हालांकि वे एक समरूप समूह में होने से बहुत दूर है, मतलब कि एक समरूप समूह में नहीं पाए जाते, बहुत दूर हैं। उनके बीच आंतरिक जो विविधता है वो 4 अलग अलग सांस्कृतिक समूहों को रूप देती है। मतलब कि अगर इनकी बात करें कि ऑस्ट्रो एशियाई जो भाषा है बोलते तो हैं, लेकिन एक समूह में नहीं है, वो बहुत दूरी पर है। मान लो एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, तो इस तरीके से, लेकिन वो भाषा बोलते हैं। लेकिन इनको ये कुछ द्वीप हैं जो इंपोर्टेंट है, 4 अलग अलग। उनकी बात करें तो कार निकोबार, दूसरा है चौरा बम्पोका टेरेसा, तीसरा है कच्छल, नॉनकॉरी, कामोर्टा और टिंकेट, और चौथा है आपका लिटिल निकोबार, कोंडोलू, पुलोमिलो, जिसको पिलोमिलो भी कहते हैं, और ग्रेट निकोबार। ये यहाँ पर जो 4 द्वीप है इनकी आंतरिक विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। मैप में आप लोग लोकेट करते जाया करो, है ना। 2011 की जनगणना के अगर अनुसार बात करें तो स्वदेशी जो निकोबारी लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 23,681 है। कितनी, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं, इनकी जो संख्या है वो 23,681 है। जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, लगभग आधी आबादी कार निकोबार में रहती है, बाकी आबादी इधर उधर छिटपुट द्वीपों पर रहती है। काफी हद तक आत्मनिर्भर है। निकोबारी लोग शिकार और इकट्ठा करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए और सुअर पालने का ये मिश्रण रूप से कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब आप देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सलामी दी है, मतलब कि सैल्यूट मारा है। साथ में स्थापना दिवस पर ही अब पुरुष ही नहीं बल्कि आप देख सकते हो भारत की महिलाएं भी, वुमेन्स भी, लड़कियां भी अब BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात हैं, और ये अपने आप में बहुत उपलब्धि अच्छी है। बात करें तो सीमा सुरक्षा बल BSF का 60वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, और यह समारोह का आयोजन जोधपुर में, जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर जिले में इसका आयोजन किया गया था। तो एग्जाम में 2 चीजें आ सकती हैं यहाँ से कि भैया BSF का जो था वो कौन सा स्थापना दिवस था, 60वां था। ठीक है। कहां पर मनाया गया है, राजस्थान में मनाया गया है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो जोधपुर में मनाया गया है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे तो राज्य पूछ लिया तो राजस्थान में मनाया गया था। सीमा सुरक्षा बल की अगर बात करें तो BSF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो चुका था तब इसकी आवश्यकता महसूस की गई सीमा सुरक्षा बल की। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध जब हो चुका उसके बाद सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और BSF अधिनियम 1968 संसद के द्वारा पारित किया गया था। BSF अधिनियम 1968 की धारा 139 क्लोज वाई 1(1) में केंद्र सरकार को उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी भी केंद्रीय अधिनियम के संबंध में बल के सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने का अधिकार भी देता है। मतलब कि संसद को अधिकार है वह चेंजेस वगैरह भी कर सकता है। BSF की अगर शक्तियों की बात करें, भाई इनकी जो शक्तियां मिली हैं वो किस तरीके की हैं, तो अपने अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियां, जैसे कि निम्नलिखित मामलों में तलाशी और जब्ती का अधिकार इनको प्राप्त है।
दूसरा, नशीली पदार्थों की तस्करी होती है उसको भी ये हैंड ओवर कर लेते हैं। अन्य प्रतिबंधित जो वस्तुएं होती हैं उसकी तस्करी होती है उसको भी इनको शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि नशीले पदार्थों के साथ साथ अगर और कोई भी भारत सरकार अगर क्या करती है, कोई चीज को प्रतिबंधित कर देती है तो बीएसएफ उसकी टेक ओवर कर सकता है। विदेशियों को अवैध प्रवेश की जो होती है उनको भी ये रोक लगाता है। किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है तो उसको भी देख लेता है। बीएसएफ को केवल प्रारंभिक पूछताछ का अधिकार है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि बीएसएफ को सिर्फ क्या है, प्रारंभिक पूछताछ का अधिकार है, इसके बाद वो है जिला के पुलिस को अधिकारी को सौंप देता है। खैर, आज की हमारी अंतिम कंडिशंस की बात करेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की आप फोटो जरा एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए जिससे कि कभी एग्जाम में आए तो याद रहे। हाल ही में चिली की पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बाचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति को मिला है। इनका नाम मिशेल बाचेलेट है। मिशेल बाचेलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता के लिए, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए दिया गया है। मतलब कि इन्होंने जो कार्य किया है वो लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र में बढ़िया सुधार काम किए हैं, उसी क्षेत्र में ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है। इसे निरस्तीकरण विकास पुरस्कार से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये भी कभी अगर नाम आए तो बता सकते हैं आप लोग। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में 1986 में की गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इस पुरस्कार को हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्तीकरण, विकास एवं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में जो रचनात्मक प्रयास करते हैं उन व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया गया हो और स्वतंत्रता के दायरे में बढ़ाता हो, तभी इस इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को दिया जाता है। जैसे कि इस वर्ष का जो शांति पुरस्कार है चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल को दिया गया है, किसके क्षेत्र में, लैंगिक समानता के क्षेत्र में, मतलब कि बढ़ावा दे रही है, मानवाधिकार के क्षेत्र में इसको बढ़ावा दे रहे हैं और लोकतंत्र के सुधार के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो आज यहाँ पर मैंने 5 टॉपिक पर बात की है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग करते नहीं हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। साथ में ऐप को डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो उस ऐप पर, और पीडीएफ वगैरह आपको प्रॉपर डाउनलोड करना है तो ऐप पर जाकर प्रॉपर भी डाउनलोड कर सकते हो। आज इसमें आप करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।